पहले 2 चैप्टर करवा चुका हूँ और तीसरा चैप्टर है उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बंधुत्व जाति तथा वर्ग तीसरा पार्ट है और इसका पहला भाग कर चुका हूँ। कोई सीधा इस वीडियो से घुस रहे हैं उनसे कहूंगा पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करें, उससे बाद में ये चैप्टर करेंगे। तो मेरा एक ही आपसे मोटिव है कि आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का एक प्रकार से लिंक है, तो आपको पहले चैप्टर का विशेष ध्यान होना, उसके बाद में दूसरा चैप्टर, उसके बाद में तीसरा चैप्टर को ध्यान में होना। ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रखना, उसके बाद में कौन सा पार्ट है क्या है वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, आज का जो ये चैप्टर है इसमें मुख्य रूप से स्त्री का गोत्र और उसके बाद गोत्र के क्या नियम थे, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, इस विषय को लेकर, और सामाजिक विषमताओं के अंतर्गत क्या वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी क्या 3 मतलब नीतियां बनाई गई, इसमें 3 नीतियां थी, उसके बारे में देखेंगे। कुछ इसमें जोड़ा जाएगा, वीडियो पूरा देखना है। कोई नया है उन्हें कहूंगा पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको मेरे इस कंटेंट में कोई ये नहीं कहता कि ये कह नहीं सकता कि इसमें कमी है, क्योंकि मैंने लिखा है वो बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाए और उसको आपको एक अच्छे वे में दे रहा हूं और आसान लैंग्वेज यानी आसान भाषा में। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करेंगे कि स्त्री का गोत्र है। स्त्री का गोत्र क्या था, एक ब्राह्मणीय पद्धति द्वारा निर्धारित किया गया लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के बाद में क्या हुआ, ब्राह्मणीय पद्धति थी उसके द्वारा ये स्त्री का गोत्र निर्धारित किया गया। इसमें क्या होता था, स्त्री मतलब स्त्री का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था ब्राह्मणीय पद्धति से, जैसे कि बहिर्विवाह का मतलब ये जो स्त्री का गोत्र था इसमें क्या होता था, बहिर्विवाह। अब आप कहेंगे बहिर्विवाह क्या होता है, तो बहिर्विवाह के बारे में पहला वीडियो बनाया था, पहला भाग उसमें बता चुका हूं। ठीक है, बहिर्विवाह का विवाह को अपनाया और इसके और जो स्त्री का गोत्र था उसमें क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति या लोगों को क्या करना पड़ता था, प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र क्या जो वैदिक ऋषि होते हैं उसके नाम मतलब उसके नाम के आधार पर रखा जाता था गोत्र का नाम। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र का नाम है वैदिक ऋषि, जो वैदिक ऋषि होते थे उनके नाम पर रखा जाता था। ठीक है, और दूसरा है पॉइंट आप डालो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है गोत्र के नियम। गोत्र के नियम है वो स्त्री विवाह के पश्चात पति का गोत्र अपनाएगी। मतलब गोत्र में ये नियम था ब्राह्मणी पद्धति में या धर्मसूत्र या धर्मशास्त्रों में कि स्त्री का विवाह पहले तो उसको किसका गोत्र अपनाना, विवाह से पहले तो वो किसका पिता का गोत्र अपनाती, लेकिन विवाह के पश्चात स्त्री को पिता का गोत्र अपनाना पड़ता था, मैंने गोत्र अपनाएगी एक प्रकार से। दूसरा, इसके अलावा इसमें आप लिखो एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकते, यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। इसमें दूसरा आप इसमें दूसरा नियम था इनका कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे, एक ही गोत्र में। ठीक है, एक ही समूह एक ही जाति में ये विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, और आगे देखें तो आगे टॉपिक क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, इसके विषय में देखें तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि हाँ माताएं भी क्या थी, महत्वपूर्ण थी। और ये विशेषकर जो सातवाहन वंश था उसके बारे में ये माताएं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवाहन वंश के शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो अपने नाम से पूर्व अपनी माताओं का नाम वो रखते थे। ठीक है, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, कोई इस सातवाहन वंश के शासक वो अपने
माँ का नाम पहले लगवाते थे। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप इसमें इतना ही और अपनी किताब को रिवीजन करते रहे एक बार। आगे देखें सामाजिक विषमताएं यानी सामाजिक विभिन्नताएं क्या थी। सामाजिक विभिन्नता के बारे में बात करें तो उसमें आता है आपका वर्ण व्यवस्था। यानी प्राचीन समय में क्या था, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण व्यवस्था एक निर्धारण किया गया ब्राह्मणी पद्धति के द्वारा। उन्होंने माना कि वर्ण मुख्य चार थे। अब चार कौन कौन से थे, वो थे, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय। ये वर्ण व्यवस्था धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों के अनुसार। ठीक है, इसमें था पहला था वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था होता क्षूद्र। अब इसके बारे में देखें तो आपको जो ब्राह्मण है इसका जन्म होता है ब्रह्मा के मुख से। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय होते हैं, उनका जन्म हुआ है, मतलब क्षत्रिय है उनका जन्म भुजाओं से, और ये वैश्य है ये जंघाओं से, और ये थे ये क्षुद्र थे, ये थे आपके पैर से। जो बोल रहा हूं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये आपने ये लिख लिया। और आगे देखें तो इसकी तीन नीतियां थी। जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी तीन नीतियां थी। ठीक है, अब तीन नीतियां मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी इसके अंतर्गत तीन नीतियां। अब तीन नीतियां देखें तो तीन नीतियां आपको पहली थी आपको कि देवी जो वर्ण व्यवस्था थी क्या थी, ये देवीय व्यवस्था थी यानी देवताओं के समान। ठीक है, दूसरा था राजा का दायित्व यानी उसका उत्तरदायित्व है कि वह इस वर्ण व्यवस्था को, जो ये वर्ण व्यवस्था है को अपने राज्य में क्या करें, राज्य में लागू करें या फिर इसकी पालना करवाएं। जो ये वर्ण व्यवस्था है ये राजा का कर्तव्य या दायित्व है। ठीक है, एक आप और लिखो तीसरा, वर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठा पर आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी, प्रतिष्ठा पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें नेक्स्ट टॉपिक है वो है अक्षत्रिय राजा। मतलब ऐसे भी कई वंश हुए जो क्या थे, अक्षत्रिय थे, मतलब क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा बने। उसके बारे में देखें तो आपको अक्षत्रिय में कौन कौन से थे, एक मौर्य वंश था। मौर्य वंश के बारे में देखें तो आपको मिलेगा कि मौर्य वंश ने क्या किया, आप सभी को पता है, एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया भारत में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। आपने अगर पहला पार्ट पढ़ा तो उसमें ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आगे देखें तो ये क्या थे, ब्राह्मणीय शास्त्र इन्हें क्या कहते थे, निम्न कुल का मानते थे। किसको, जो ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में तो इन्हें क्या गया, क्षत्रिय कहा गया। ठीक है, आगे थे कणव शुंग, दूसरा शुंग थे जो अक्षत्रिय थे, और एक था कणव। शुंग क्या थे, कणव शुंग और कणव क्या थे, मौर्यों के उत्तराधिकारी यानी ब्राह्मण थे एक प्रकार से। ठीक है, जो कणव और शुंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आगे देखें, दूसरे अक्षत्रिय राजा थे मलेच्छ। मलेच्छ थे, ये क्या थे, शक जो मध्य एशिया से, जो शंख दिख रहे हैं शंख ये है, ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, भारत। इसके अलावा देखें तो मलेच्छ है, सातवाहन वंश है, ये भी सातवाहन वंश क्या है, खुद को तो क्षत्रिय मानते हैं लेकिन खुद क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, ये यहां तक हो गया। मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखें, आगे टॉपिक है आपको जाति और सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता
जाति और सामाजिक गतिशीलता, इसमें देखें जो सामाजिक गतिशीलता है इसका उल्लेख है ब्राह्मणीय शास्त्रों में किया गया। गतिशीलता मतलब बदलता, गति करता रहता है, ठीक है। और इसमें जाति क्या थी, जन्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित ना होकर क्या थी, जन्म पर आधारित थी, ठीक है। और जाति थी क्या थी, इसकी संख्या निश्चित नहीं थी, यानी अनिश्चित थी जातियां, ठीक है। और जैसे कि आपको निषाद, ये क्या एक प्रकार से समुदाय या जातियां थी, निषाद। और आपको यहां से सुवर्णकार, कौन, सुवर्णकार, जिन्हें क्या चार वर्णों में नहीं रखा जा गया, ठीक है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आगे देखें तो जैसे कि जो रेशम बुनकर थे उनकी श्रेणी का उल्लेख है, जो मंदसौर अभिलेख है वहां से प्राप्त होता, उल्लेख किसमें, रेशम का जो श्रेणी होती थी उसका उल्लेख किसमें किया गया, जो मंदसौर अभिलेख है वहां से इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखें टॉपिक है चार वर्णों के परे एकीकरण। इसमें लिखो कि उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ था, एकताओं में विविध, एकताओं में अनेकता, विविधता, ठीक है, कहा गया है। आपको लिखना नहीं, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि उपमहाद्वीप जो है क्या, विविधताओं से भरा हुआ है एक प्रकार से। और इसमें क्या था, ऐसे भी समुदाय थे जो ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी उसको नहीं मानते थे, ठीक है। एक प्रकार से मानते नहीं थे, एक प्रकार से इनका ब्राह्मणी जो ऐसे इसमें ऐसे समुदाय भी थे जिन्हें क्या ब्राह्मणी जो व्यवस्था है इस पर इन पर प्रभाव नहीं पड़ा एक प्रकार से, ठीक है। इसमें लिखे जैसे कि जो संस्कृत साहित्य में जैसे विचित्र है, असभ्य है, बर्बर है, जंगली है, निषाद है और यायावर है, ऐसे समुदाय है, क्या है, समुदाय है, समुदाय, ठीक है। इन पर ये ब्राह्मणीय व्यवस्था का प्रभाव एक प्रकार से नहीं पड़ा, ठीक है। और यायावर का विषय में आप लिखें, यायावर क्या थे, यायावर मतलब निषाद में आप एकलव्य जो था, एकलव्य एक क्या था, एक शिकारी वर्ग का था, जो क्या था, निषाद कौन था, एकलव्य, निषाद आता एक। और जो यायावर जो मैंने लिखा है इसको आपको ध्यान में रखना है कि यायावर के स्थायी निवास नहीं होता, जो यायावर होते थे उनका स्थायी निवास नहीं होता था। और स्थायी निवास का मतलब है समय के अनुसार जगह परिवर्तन कर लेते थे, मतलब समय के साथ, मौसम के साथ स्थान अपना परिवर्तन यानी बदल देते थे एक प्रकार से, जो यायावर होता था, ठीक है, यायावर समुदाय के लोग, ठीक है। आगे टॉपिक है चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ये टॉपिक डालो कि चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, इसके विषय में आपको कुछ लिखना है, ठीक है। इसमें देखें तो आपको क्या मिलेगा, चार वर्ण से परे अधीनता, इसमें आपको परे का मतलब होता है ब्राह्मण लोग होते थे, कुछ लोगों को मतलब चार वर्णों से बाहर की श्रेणी में मानते थे, उसके बारे में देखेंगे। और उसको उसमें मुख्य रूप से अस्पृश्य थे, जो अस्पृश्य लोग थे उनके बारे में इसमें बताया गया। अस्पृश्य मतलब इनके कार्य, अस्पृश्य जो लोग थे उनके कार्य लिखें कि आपको एक तो इनका मतलब कार्य दो प्रकार से, एक तो पवित्र कर्म वाले थे और दूसरे थे अपवित्र वाले। पवित्र वाले जो ब्राह्मण थे वो पवित्र मानते थे खुद को, ठीक है। और अपवित्र के विषय में देखें, पहले आप पवित्र टॉपिक डालो, पवित्र ऐसे लिखो, मैंने ये लगाया इस ऐसे डालना है, उसके बाद यहां पर लिखना पवित्र कर्म और इस साइड अपवित्र कर्म। लेकिन कोई पवित्र और अपवित्र कर्म नहीं होते, लेकिन प्राचीन समय में ऐसी धर्मशास्त्रों, धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, ठीक है। उसका अपना मैटर है,
अपना पढ़ने का मैटर है, ठीक है। इसमें आपको इसका कार्य पवित्र जो कर्म है, इनमें ब्राह्मण क्या करवाते थे, यज्ञ करना और वेदायन का करवाना। और जो आगे यहाँ लिखो आप, मतलब बना इस प्रकार से एक बना देना लाइन, उससे इस साइड पवित्र कर्म, अपवित्र। अपवित्र में लिखो कि चमड़े का काम करते थे। एक अपवित्र जो लोग चमड़े का काम करते थे और शवों की क्या करते थे, शवों को ये उठाया करते थे, ठीक है, जो अपवित्र लोग होते थे। इसमें देखें तो आपको जो अपवित्र है उसमें आपको चांडाल का विशेष, आपको चांडाल मिलेंगे, मतलब चांडालों के विषय में आपको मिलेगा। तो चांडाल है, देखें तो मनुस्मृति, चांडालों के विषय में मनुस्मृति में क्या उल्लेख मिलता है, फाहियान जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध भिक्षु चीनी यात्री था जो 5वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है। कौन, फासियन, कौन, फासियन, फासियन। और दूसरा था सवेन त्याग। दूसरा मनुस्मृति में क्या उल्लेख मिलता चांडालों के विषय में, फासियन, क्या जो फासियन 5वीं शताब्दी में भारत आया चीनी यात्री, वो क्या कहता है चांडालों के विषय में। आगे आपको जो सवेन त्याग है वो चांडालों के विषय में क्या है बताता है, उसके बारे में देखें तो जो सवेन त्याग है वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेना जो बोल रहा हूं, ठीक है। बोर्ड स्पेस कम है, आपको बोल के बता देता हूं, वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना, ठीक है। यहां से आपको एक शब्द मिलेगा चांडाल। चांडालों के विषय में आप लिखो, चांडालों के विषय में आपको लिखना है, चांडाल टॉपिक डालो, चांडाल। चांडाल किसे कहा जाता है, चांडाल का मतलब है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। एक अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार। और चांडाल होता था उसे क्या, शवों की अंत्येष्टि और जो मृत पशुओं को छू लेने वालों को क्या कहा जाता था, चांडाल। चांडाल किसे कहते थे, चांडाल शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को ही चांडाल कहा जाता था। और आगे इस पे लाइन छोड़ के लिखो कि इन्हें वर्ण व्यवस्था में निम्न कोटि का माना जाता था। इन्हें वर्ण व्यवस्था में निम्न कोटि का माना जाता था। और आगे लिखें, चांडालों को स्पर्श वह यहां तक देखना भी अपवित्र मानते थे, यानी चांडालों को एक प्रकार से देखना भी अपवित्र मानते थे। अब चांडालों के विषय में मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसके बारे में बता चुका हूं, भारत का प्रथम विधि ग्रंथ मैंने बता चुका हूं, ठीक है पहले। और इसमें ये क्या कर्तव्य मानता है चांडालों के, तो ये मानता है कि चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। पहला कर्तव्य काम का था कि गांव से बाहर रहना पड़ता था। दूसरा, इनको फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, यानी फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे कौन, चांडाल। किसमें कहा गया, मनुस्मृति में। और तीसरा है मरे हुए लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनते। जो चांडाल लोग होते थे मरे हुए लोगों के वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। और चौथा लिखो कि रात्रि में गांव व नगरों में चल नहीं सकते थे, यानी चांडाल है रात्रि में, यानी रात में गांव में या फिर नगरों में चल नहीं सकते थे। अब फासियन क्या लिखता है चांडालों के विषय में, जो 5वीं शताब्दी में आया। इसके अनुसार चांडालों को सड़क पर चलते समय करताल बजाकर आने की सूचना देनी पड़ती थी, यानी जब भी चांडाल सड़क पर चलते थे उसको करताल, उनका एक वाद्य यंत्र होता है वो बजाना पड़ता था, ठीक है, उनको सूचना देनी पड़ती थी। सवेन त्याग क्या लिखता है, चीनी यात्री था सवेन त्याग, और ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया। और ये चांडालों को बद्दी क्या सफाई, जो गांव से बाहर रहना पड़ता था, ठीक है, ये सवेन त्याग। मुख्य आपको मनुस्मृति के विषय में ध्यान होना जरूरी है कि मनुस्मृति में चांडालों के विषय में क्या है, उनके कर्तव्य क्या माने गए हैं, चांडाल किसे का बता दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, वीडियो को एडजस्ट करके लिखो, नोट्स से आपको
मैं बता रहा हूं कि आपको इससे बेहतर बहुत कम ना के बराबर मिलेंगे। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं कहता हूं अच्छी लैंग्वेज में मैंने बनाई खुद की, और खुद ने बनाए हैं, और किताब का एक प्रकार से निचोड़ है। किताब को संतुलित, मतलब किताब को संतुलित करके चलना। आपको किताब को पढ़ना है, साथ ही नोट्स को रिवीजन करना है। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। कोई नया आया वीडियो, किसी ने पूरा देखा तो उसको तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, टिके रहना है, और हमेशा जो पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो बोर्ड में आपको फायदा भी होगा, ये खुद आप समझदार हैं। अगर कोई नए आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, जरूरतमंद को, मेरा एक विजन है कि जरूरतमंद को ये वीडियो पहुंचना, ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं, और आपका दायित्व बनता है कि आप आगे से आगे वीडियो को शेयर करें। जो भी पढ़ने का इच्छुक है उसको इससे लाभान्वित करें। जो 90 प्लस या 100 का भी सपना देखता है, कुल कुछ उसके अंदर टैलेंट है, उसको बाहर लाएं, जिससे कि उसको फायदा हो, ठीक है। और ऐसे रेगुलर जुड़े रहिए, एग्जाम तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अगर आप सहयोग करोगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। नोट्स बनाते रहें, मैंने जो बता दिया यहाँ पर, कुछ बोल के बता दिया, आपका इस चैप्टर से एक प्रकार से निचोड़ है। आपको कहीं किसी गाइड के पीछे भागना नहीं है, आपके साथ मैं हूं, नोट्स के साथ क्लास दे रहा हूं, पूरी क्लासें वॉच करनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।